हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईडू सेंटर पे। तो आज इस वीडियो में आप लोग को बिहार एसएससी से रिलेटेड 75 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। और यहाँ पर जो सेट लाया हूँ ये सेट नंबर 2 है अपना, और सेट नंबर 1 जो है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसका जो है सेट नंबर 1 जो बनाया हूँ वीडियो, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग हमारे चैनल पर जाके व्यू कर देख सकते हैं उस वीडियो को भी। सेट 1 जो बनाया उसमें 75 क्वेश्चन बताए हैं, जो कि जिसमें कि 50 जो है आप लोग का 50 जो है वो जीके रहता है, मतलब आर्ट से रिलेटेड है। इसमें करंट अफेयर्स रहता है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स रहता है। और 25 क्वेश्चन जो है ये जनरल साइंस रहता है, मतलब विज्ञान से रिलेटेड रहता है। तो यहाँ से आप लोग यहाँ भी इस मतलब सेट में भी इसी प्रकार क्वेश्चन रहेगा। 50 आप लोग का जीके का रहेगा और करंट अफेयर इसमें रहेगा 50 क्वेश्चन में, और 25 क्वेश्चन जो रहेगा वो विज्ञान से रिलेटेड रहेगा। तो इसी प्रकार का जो सेट रहता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार एसएससी में, इसी टाइप का रहता है। बिहार एसएससी में जो आप लोग को टोटल 150 क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा। इसमें से आप लोग को बता दूँ, टोटल 150 क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा आप लोग को बिहार एसएससी में के एग्जाम में, ठीक। और इनमें से जो आप लोग को बता दूं कि 50 क्वेश्चन जो सिर्फ रीजनिंग का रहता है। 50 क्वेश्चन जो आप लोग का सिर्फ रीजनिंग का रहेगा, और 25 क्वेश्चन जो है मैथ का रहेगा। उसके बाद जो जीके जीएस वाला कवर है उसमें से आप लोग को 25 क्वेश्चन जो है वो साइंस से सिर्फ रहेगा। साइंस में जैसे हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया और फिजिक्स हो गया, इन तीनों में से 25 क्वेश्चन रहेगा। और जो 50 क्वेश्चन बच जाता है वो आप लोग का जीके से रहता है, और इसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, ठीक। तो ये है अपना जो बिहार एसएससी का एग्जाम होगा, इसका पैटर्न ये है। इनमें से आप लोग को जो है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलेगा, और कह सकते हैं कि इन 4 मार्क्स मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सही होने पर 4 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप लोग जितना क्वेश्चन गलती कीजिएगा उसको मतलब माइनस करेगा, मतलब एक क्वेश्चन आप गलत कीजिए तो 1 नंबर इनमें से घटेगा, जितना सही हुआ है मार्क्स आपको हुआ है, ठीक। मान लीजिए आप लोग का 10 क्वेश्चन सही हुआ, इनमें से 4 से गुना कर दीजिए, आपको 40 नंबर हुआ। और आप लोग 5 क्वेश्चन को जो है गलत किए, ठीक, तो इनमें से 5 आप लोग को घटा दिया जाएगा, तो 35 मार्क्स आप लोग का फाइनली ऑब्टेन होगा। यहाँ ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आप लोग ने 10 क्वेश्चन सही किया और 5 क्वेश्चन गलत किया है, ठीक। इसमें 4 से गुना कीजिए, 40 जो है आप लोग का वो सही नंबर से आया, लेकिन 5 गलत किए हैं तो वो 5 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 35 मार्क्स आप लोग का एक्यूरेट मार्क्स होगा। इस प्रकार का पैटर्न रहता है बिहार एसएससी के एग्जाम में। तो चलिए हम लोग अच्छी तरीके से क्वेश्चन को कवर करते हैं। यहाँ पर टोटल 75 जीके जीएस के क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वो कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी का समेकन करने के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर 2 कथन दिया गया और बोल रहा है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी के समेकन के लिए प्रयास किया, उसके मतलब रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्या है इन दोनों में से। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आप लोग का जो पहला कथन है इनमें कह रहा है कि ब्लैक होल में मृत हुए घटनाओं की स्मृति में 1760 में जी ब्लैक होल द्वारा कलकत्ता गवर्नर के रूप में उनके छोटे कार्यकाल के दौरान स्थापित किया गया हॉलवेल नामक स्मारक हटाने के लिए आंदोलन किया गया था। तो ये तो 1760 के हॉलवेल की घटना के बारे में बता रहा है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है 1940 से रिलेटेड है कि नहीं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो किया गया था। ये आप लोग को बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी के समेकन के लिए प्रयास किया गया था, इनमें से सुभाष चंद्र बोस और जिन्ना के बीच में जो कुछ बातचीत हुआ था, इनमें से जो है जिन्ना को जो है सुभाष चंद्र बोस ने जिन्ना को बहुत मनाया कि मतलब ये पाकिस्तान जो अलग हुआ है भारत से, उसको अलग नहीं करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने जिन्ना को बहुत मतलब मनाया, लेकिन जिन्ना ने नहीं माना। जिन्ना को सुभाष चंद्र बोस ने ऑफर भी दिया कि आपको पूरा अखंड भारत का जो प्रथम प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन फिर भी जिन्ना ने अपना मतलब वो नहीं, मतलब क्या कहते, पाकिस्तान को अलग ही अपना मुस्लिम जो सबका समुदाय था उसको अलग ही बसाने का निर्णय लिया। तो जिन्ना वही मतलब पाकिस्तान को अलग कराया भारत से। तो उसी से रिलेटेड जो सुभाष चंद्र बोस और जिन्ना के बीच में कुछ बातचीत हुआ था। तो यहाँ पर ब्लैक होल की घटना को दिया गया दोनों कथन में, लेकिन ये कथन जो इससे रिलेटेड नहीं है, तो ना ही 1 सही होगा ना ही 2 सही होगा। तो यहाँ पर आप लोग को 4 ऑप्शन दिया रहेगा। इनमें से देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 4 ऑप्शन।
ये ऊपरी कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला कह रहा है दूसरा कथन सही है, दूसरा ऑप्शन है कि केवल एक सही है, और तीसरा ऑप्शन है कि एक और दो दोनों सही है, चौथा ऑप्शन है ना तो एक और ना ही दो। तो अपना राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन, क्योंकि जो वहाँ पर दो कथन दिया गया इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ना ही एक सही है ना ही दो सही है। तो वहाँ पर जो बात हुई है ये 1940 की घटना की बात हुई, जो कि सुभाष चंद्र बोस और ये जिन्ना के बीच की बात हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है ये घटना के बारे में समझाया गया है। ये घटना ब्लैक होल जो है घटना हुआ था, ये 1760 ईस्वी में हुआ था, 20 जून 1756 ईस्वी में हुआ था ब्लैक होल की घटना। ये सिराजुद्दौला से रिलेटेड है। सिराजुद्दौला ने क्या किया था, अंग्रेजों के जो 146 मतलब लोग थे उसको एक काल कोठरी में बंद कर दिया था। जब मतलब रात को बंद कर दिया था काल कोठरी में 146 लोगों को, और जब सुबह जाके देखा तो जो वहाँ पर सिर्फ 23 लोग बचे हुए थे, और टोटल 123 लोग जो है वहाँ पर मारा गया था, मतलब मर चुके थे, प्राण त्याग चुके थे। तो यही घटना को जो है काल कोठरी की घटना से जाना जाता है, ये ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। तो ये घटना तो मतलब ये सिराजुद्दौला से रिलेटेड ना कि ये सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है, इसलिए दोनों घटना मतलब जो कथन है वो गलत है। ठीक है, तो आप सबको जो प्रश्न संख्या 1 अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो जो थोड़ा स्पीड में बना रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर 75 क्वेश्चन कवर करना। आप लोग वीडियो को स्पीड को घटा के देख सकते हैं, या फिर अगर प्रॉब्लम नहीं तो आप लोग इतना स्पीड में समझ सकते हैं, क्योंकि 75 क्वेश्चन मतलब टोटल अटेम्प्ट करना है, और थोड़ा कम टाइम में मैं चाहता हूँ इसको खत्म करें, इसीलिए थोड़ा स्पीड में बना रहा हूँ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। प्रश्न संख्या 2 में हम लोग को पूछ रहा है कि सिनेगॉग निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है। तो सिनेगॉग जो है वो यहूदियों का, जो यहूदी धर्मावलंबियों का जो है वो पूजा स्थल है। तो ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपना प्रश्न संख्या 3, और इस प्रश्न में पूछा आप लोग प्रश्न संख्या 3 में कि खुले बाजार के संचालन का क्या संकेत करते हैं। तो खुले बाजार के संचालन को संकेत करता है इनमें से ऑप्शन नंबर 2 देखिए, इसमें कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री। जब भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो सरकारी प्रतिभूतियों का खरीद बिक्री करते हैं तो उसे हम लोग खुले बाजार का संचालन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर प्रश्न संख्या 4, और इस प्रश्न में आप लोग पूछ रहे हैं, ये प्रश्न जो आप लोग को करेंट अफेयर से रिलेटेड है, इसमें पूछ रहा है आप लोग को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है। तो अभी पश्चिम बंगाल का राज्यपाल जो है वो केसरीनाथ त्रिपाठी जी। ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपना प्रश्न संख्या 5, और प्रश्न संख्या 5 में देखिए आप लोग को क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 5 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना आप लोग जानते हैं ये भिलाई है। ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जा सकता है कि ये भिलाई जो है किसके मदद से बनाया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा ये भिलाई जो है, थोड़ा हमको डाउट है भिलाई जो ये जो है रूस या फिर सॉरी आप लोग को कंफर्म होकर बताऊंगा, यहाँ पर हमको याद नहीं आ रहा है ये रूस या फिर जर्मनी, इन दोनों में से किसी की मदद से बनाया था भिलाई, जो कि छत्तीसगढ़ में है, और ये लौह और इस्पात का कारखाना से संबंधित है। इसे आप लोग गूगल कर लीजिएगा, ऐसे हम कमेंट में बता दिया करें, वहाँ पर पिन कर देंगे। ठीक, तो प्रश्न संख्या 6 अपना यहाँ है कि BSE सेंसेक्स कितने स्टॉक्स पर आधारित है। तो BSE आप लोग जानते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। आप लोग बता दूं कि BSE जो है, BSE इसका फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि BSE सेंसेक्स में कितने स्टॉक्स पर आधारित है, तो ये 30 स्टॉक्स पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पर प्रश्न संख्या 7, और इस प्रश्न में पूछ रहा है हम लोग को कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन है। वित्तीय अनुपात का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 360 में। यदि पूछा जाएगा राष्ट्रीय आपात की बात, तो राष्ट्रीय आपात जो है या फिर राष्ट्रीय आपात 352 में हो जाएगा, और 356 में अपना राष्ट्रपति शासन, और यहाँ पर वित्तीय आपात की बात हो रहा है तो वित्तीय आपात जो है वो 360 में है। याद रखिएगा आप लोग कि अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का वर्णन है।
नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर है प्रश्न संख्या 8, और इस प्रश्न में आप लोग को पूछ रहा है कि प्रश्न संख्या 8 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो है वो नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर प्रश्न संख्या 9, और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ये आप लोग जानते ही होंगे, इसे आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। अहिंसा दिवस जो महात्मा गांधी का जन्मदिन है उसी पे अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ये किस दिन होता है आप लोग को पता होगा, इसको कमेंट में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 देखिए, इस प्रश्न में आप लोग को पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 10 में कि रिफ्ट घाटी भारत की कौन सी नदी से बहती है। तो रिफ्ट घाटी जो है यहाँ पर कावेरी नहीं है, सोन भी नहीं, केन भी नहीं, ताप्ती नदी होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदियां नर्मदा होती है, ताप्ती होता है, और नदियां जो है वो याद नहीं आ रहा, तो दो याद रखिए आप लोग अभी, ताप्ती और नर्मदा, ये दोनों नदियां जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न अपने प्रश्न संख्या 11, इस प्रश्न पूछ रहा है आप लोग को कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है। तो भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग जो है संविधान में किया ही नहीं गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर, संविधान में कहीं भी इसका वर्णन नहीं है संघीय शब्द का। भले तो आप लोग भाग 1 में देख सकते हैं, जो अनुच्छेद 1 में इसमें कहा गया कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, तो संघ का वर्णन है लेकिन संघीय का वर्णन नहीं, तो इसलिए संविधान में कहीं वर्णन नहीं। ऑप्शन नंबर 3 जो है प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर है प्रश्न संख्या 12, इस प्रश्न में आप लोग को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अफ्रीका का ओपेक का सदस्य नहीं है। तो ओपेक अफ्रीका का कौन सा देश है जो कि ओपेक का सदस्य नहीं है। तो ये साउथ अफ्रीका जो है वो ओपेक का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 जो है प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 अपने यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 13 में पूछा जा रहा है कि पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है। तो पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता जो है वो फर्म होता है। ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग पीडीएफ के लिए कमेंट कर दीजिएगा, यहाँ पर टिक मारा हुआ आंसर मारा हुआ पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कमेंट कीजिएगा, आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और उसका मतलब आप लोग को जो है एक चैनल पर बता दिया जाएगा जहाँ पर इसका पीडीएफ दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर है प्रश्न संख्या 14, और इस प्रश्न में आप लोग को पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 14 में कि वह रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य हो जाती है। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम लोग क्या कहते हैं, कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होना। नेक्स्ट प्रश्न अपने पर प्रश्न संख्या 15, और प्रश्न संख्या 15 की बात करें जिसमें पूछ रहे आप लोग को निम्नलिखित कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। पहला तो कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का ये सही है, कथक के लिए केरल का ये गलत है, कथक बिरजू महाराज उत्तर प्रदेश का ये भी मणिपुर दिया गलत है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर रहेगा, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ठीक, तो कथकली बता दिए केरल का है, कथक जो उत्तर प्रदेश का है, और भरतनाट्यम जो ये तमिलनाडु का है। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पर प्रश्न संख्या 16, और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है आप लोग को प्रश्न संख्या 16 में निम्नलिखित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है। तो आप लोग को बता दूं कि ये 2 वर्ष के लिए होती है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन जो वो 2 वर्षों के लिए होती है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि अस्थायी सदस्यों की अवधि 2 वर्ष के लिए होती है, और ये 3 बार होता है, तो टोटल 6 वर्ष के लिए इसे मतलब उसका अवधि होता है अस्थायी सदस्यों की। ठीक है, तो 2 वर्ष की अवधि होती है, 3 बार चयन होता है, 6 वर्ष का टोटल जो है उसका, जैसे कि राज्यसभा के जो भी होगा वो क्या कहते हैं अध्यक्ष या फिर जो भी उसका सदस्य होगा उसका कार्यकाल जो 6 वर्ष का होता है। तो उसी से रिलेटेड ये 2 वर्ष जो है कार्यकाल 3 बार उसमें चयन होगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर प्रश्न संख्या 17, और इस प्रश्न में आप लोग को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वे दो राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे। तो यहाँ पर ऑप्शन तो गलत दिया गया। खिलजी वंश से पहले तो मात्र एक ही वंश था जो कि गुलाम वंश था, और खिलजी वंश के बाद का वंश जो था वो तुगलक वंश था। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, लेकिन तुगलक वंश खिलजी वंश के बाद था। इसका ट्रिक आप लोग को बता दूं, याद रखिए आप लोग। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। अब इसका ट्रिक देखिए, ये जो है दिल्ली राजवंश के, जो दिल्ली राजवंश में जो 5 टोटल राजवंश हुए थे, उनमें से पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और पांचवा है लोदी वंश। ये पांचों वंश जो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है, और इसी क्रम में इसको याद रखना है। ठीक, गुलाब खिले तो सांस ले, तो गुलाम वंश पहले से, उसके बाद खिलजी वंश आया, फिर बाद में तुगलक वंश आया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तुगलक वंश उसके बाद आया था, किसके? खिलजी वंश के बाद। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर प्रश्न संख्या 18, और इस प्रश्न आप लोग को पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 18 में। देखिए प्रश्न संख्या 18 में पूछा जा रहा है रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? ये ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर प्रश्न संख्या 19 इस कह रहा है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो आप लोग को पता होगा 42वां संविधान संशोधन है जो है, इसे लघु संविधान कहा जाता है। ठीक, ये ऑप्शन नंबर ऊपर में है जो आप लोग अभी दिखा रहा हूं। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 3 42वां संविधान, तो इसी को हम लोग लघु संविधान कहते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न ऐसे 3 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर प्रश्न संख्या 20, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो ये राजनीतिक दल बदल वाली बात जो है 52वां संविधान संशोधन में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर प्रश्न संख्या 21, और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है आप लोग को कि भारत के संविधान के कौन सा अनुसूची राज्यसभा की सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो राज्यसभा की सीटों के बंटवारे जो चौथी अनुसूची में करता है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर प्रश्न संख्या 22, और इस प्रश्न में आप लोग को पूछ रहा है प्रश्न संख्या 22 में संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो ये कथन जो है वो के.टी. शाह का है। ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा के.टी. शाह। इसी ने जो है इसे जो नीति निर्देशक है तत्व, जिसे हम लोग इंग्लिश में डीपीएसपी कहते हैं शॉर्ट में, तो इसको जो है के.टी. शाह ने ही कहा था कि किसी बैंक में दे उस चेक की तरह जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। इसलिए इसको कहा गया था कि डीपीएसपी में जो रूल बनाया गया था सरकार के द्वारा, ये तो रूल तो बनाया गया है जरूर, लेकिन इसका पालन कोई करता है या नहीं करता है, इसके लिए जो है वो मतलब संविधान बाध्य नहीं होगा, आपको मुझे मजबूर नहीं करेगा इसमें इसका रूल फॉलो करने के लिए या फिर इसके अनुसार चलने के लिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने प्रश्न संख्या 23, और प्रश्न संख्या 23 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? तो तात्या टोपे ने तो हिस्सा लिया था, टीपू सुल्तान ने हिस्सा नहीं लिया था, रानी लक्ष्मी ने भी हिस्सा लिया था, नाना साहेब ने भी हिस्सा लिया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान जो 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। नेक्स्ट प्रश्न अपने प्रश्न संख्या 24, और इस प्रश्न में आप लोग को पूछ रहा है कि शिव कुमार शर्मा निम्न में से किस वाद्ययंत्र को बजाने के लिए मशहूर है? तो शिव कुमार शर्मा जो ये संतूर वादक है। ऑप्शन नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने प्रश्न संख्या 25, और इस प्रश्न आप लोग पूछ रहा है कि गांवों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? तो भारत सरकार इंदिरा आवास योजना की है, ये आप लोग को पता ही होगा। ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर प्रश्न संख्या 26 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 26 में है कि एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन रैंक क्या है? तो एयरफोर्स का जो सबसे छोटा कमीशन रैंक है वो है ऑप्शन नंबर
ये फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, फ्लाइंग ऑफिसर जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ प्रश्न संख्या 27, प्रश्न संख्या 27 में आप लोग को कहा जा रहा है कि पूरे राष्ट्रगीत को गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है। तो पूरे राष्ट्रगीत को गाने में जो है वो 62 सेकेंड लगता है, आप लोग को पता होगा, सॉरी 52 सेकेंड ऑप्शन नंबर 3 है, तो 52 सेकेंड होगा। यहाँ पर एक भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, सिर्फ 52 सेकेंड नहीं इसको मैच कर रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 3 जो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर प्रश्न संख्या 28, इस प्रश्न में पूछ रहा है आप लोग को पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। तो ये 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी पर होती है सूर्य पृथ्वी से। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर प्रश्न संख्या 29, और प्रश्न संख्या 29 में पूछा जा रहा है आप लोग को कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था। तो आप लोग को पता होगा सबसे पहले जो है मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। तो 29 का बी जो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न अपन यहाँ पर प्रश्न संख्या 30, और इस प्रश्न में आप लोग को पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 30 में कि बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि कौन था। तो बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि जो है वो ईशान था। ऑप्शन नंबर यह प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर प्रश्न संख्या 31, और इस प्रश्न में आप लोग को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल की धारा ठंडी है। तो बेंगोला जल धारा जो है वो एक ठंडी जल धारा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम हो गया, कुरिसुबो हो गया, ब्राजील, ये सभी गर्म जल धारा है। एक बेंगोला ही है क्योंकि ठंडी जल धारा है। इसके लिए आप लोग को अध्ययन करना पड़ेगा। एक मानचित्र जो है वो आप लोग को प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप लोग को दिखेगा पूरा कि कौन सा भाग जो है गर्म जल धारा वाला और कौन सी भाग ठंडी जल धारा। इसके लिए आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट करिएगा तो आप लोग को वहां पर वो बता दिया जाएगा कि यहाँ पर आप लोग को ये चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो कमेंट कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर प्रश्न संख्या 32, और प्रश्न संख्या 32 अपना कि हरबल्लभ संगीत सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर आप लोग को 4 कथन दिया गया है, बताना कि कौन कौन सा सही है, ठीक। देखिए पहला जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, पहला कथन जो दिया गया वो कह रहा है कि यह विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन समारोह में से एक है। तो ये गलत है, सॉरी ये जो है सही है। जो कह रहा है कि हरबल्लभ संगीत सम्मेलन के संदर्भ में यह विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन समारोह में से एक, ये सही है, ठीक है। और दूसरा कथन यहाँ पर कि 130 वर्षों तक इसके सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया था। हाँ, तो ये भी बात सही है कि इसे जो है राष्ट्रीय उत्सव भी घोषित किया गया। तो ये ऑप्शन नंबर सॉरी कथन नंबर 2 भी सही है और 1 भी सही है। तीसरा कथन अपने यहाँ की इसका आयोजन पंजाब के लुधियाना में बाबा हरबल्लभ की समाधि पर किया जाता है। ये भी गलत, ये गलत है, ये प्रत्येक वर्ष। चौथा कथन अपने यहाँ पर, चौथा कथन जो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 27 से 30 नवंबर तक आयोजित हो, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन में भी आप लोग को दिख रहा होगा, एक केवल 1 और 2 ही सही है इनमें से। जो ऊपर में कथन 1 और 2 था यही दोनों बस सही है इससे रिलेटेड, और बाकी बात सब गलत है। नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर प्रश्न संख्या देख सकते हैं आप लोग, जो प्रश्न संख्या 33 आ गया अपना। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कहा जा रहा है प्रश्न संख्या 33 में कि चक्रवात की क्या पहचान है। तो आप लोग चक्रवात की पहचान करने के लिए जो ये आप लोग ऑप्शन नंबर 4 देख सकते हैं, विनाशकारी हवा और वर्षा। विनाशकारी हवा और वर्षा जब होती है तो उसे हम लोग चक्रवात कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न अपना प्रश्न संख्या 34, बस इस प्रश्न में आप लोग को पूछ रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला जो है वो वैलेंटिना तेरेस्कोवा थी। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ प्रश्न संख्या 35, और इस प्रश्न में पूछ रहा है आप लोग को शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ निर्मित है, जो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है। ये सासाराम में स्थित है। याद रखिए आप लोग, शेरशाह का मकबरा भी सासाराम में, और ये जो सूखा मकबरा जो हसन सूर का मकबरा का निर्मित है ये सासाराम में ही। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। तो न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री बनने के लिए जो 25 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर प्रश्न संख्या 37, और इस प्रश्न में आप लोग को पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपना पर यहाँ पर 38 संख्या प्रश्न, इसमें कहा आप लोग को विश्व की सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो सहारा मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर है। माफ कीजिएगा वीडियो थोड़ा स्पीड में बना रहा हूँ क्योंकि हम लोग को 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, और मैं चाहता हूँ कि कम से कम
समय लगे। 30 मिनट में सोच रहा हूँ ये टोटल 75 क्वेश्चन आप लोग को बता दूं, इसीलिए थोड़ा वीडियो स्पीड में बना रहा हूँ। यदि आप लोग को दिक्कत हो रहा है स्पीड के कारण तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो का स्पीड यूट्यूब पे घटा लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 39। इस प्रश्न में आप लोग को पूछा जा रहा है कि इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं। तो इस ग्रुप में मतलब या तो इस लिखा ही कुछ नहीं, तो ये आप लोग मैं बता दे रहा हूँ कि ये कर रहा है कि मतलब समुद्र के से रिलेटेड रहना चाहिए। समुद्र के किनारे में कौन सा ग्रुप में आता है। बाकी बात एक इसमें से ऑप्शन है जो कि समुद्र के किनारे नहीं आता है। गुजरात तो समुद्र के किनारे आता है, तमिलनाडु भी आता है, केरल भी समुद्र के किनारे, लेकिन हरियाणा जो है वो समुद्र के किनारे नहीं। इसीलिए ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर रहेगा, ये ग्रुप में शामिल नहीं है, ठीक है। ये रीजनिंग का सवाल पूछ दिया है इसमें जीके में, इसे आप लोग इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 में अपना है कि बिहार में राजमाल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जाति कौन सी है। तो बिहार में राजमाल की पहाड़ियों पर जो निवास करती है प्रमुख जाति वो है सौरिया पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर है प्रश्न संख्या 41 और इस प्रश्न में आप लोग को पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 41 में कि भारत सरकार की मोहर क्या है। भारत सरकार की मोहर जो आप लोग देखते होंगे मोहर मारा जाता है भारत सरकार के द्वारा, उसमें ये सारनाथ का अशोक स्तंभ के शीर्ष की प्रकृति रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाएगा प्रश्न संख्या 42 और इस 42 में अपना जो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 42 ये है कि किस राज्य की भूमि को मतलब भूमि सबसे कम है। तो आप लोग को पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है, तो इसका जो एरिया भी सबसे छोटा है, इसके पास भूमि सबसे कम होगा। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ प्रश्न संख्या 43, इसमें आप लोग को पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। तो आप लोग को बता दूं गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है, उसके बाद आ जाता है गुजरात के बाद जो आंध्र प्रदेश का स्थान दूसरा है और तीसरा नंबर पे जो है वो तमिलनाडु है, फिर चौथा नंबर अपना केरल हो जाएगा, उसके बाद कर्नाटक होगा, ठीक। इस प्रकार आप लोग याद रख सकते हैं। 1 नंबर पर गुजरात हो गया, 2 नंबर पर आंध्र प्रदेश, 3 नंबर पर तमिलनाडु और चौथा नंबर कर्नाटक, फिर चौथा नंबर पर जो केरल है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र भी है, उसके बाद कर्नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट पर अपनी यहाँ पर प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर प्रश्न संख्या 45 और इस प्रश्न में आप लोग को पूछा जा रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी को कितने प्रतिशत का आरक्षण की व्यवस्था है। तो इसमें जो है एमबीसी को जो है आरक्षण की व्यवस्था जो की गई है वो क्या गया है 20%। ऑप्शन नंबर 2 जो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर प्रश्न संख्या 40 और इस प्रश्न में आप लोग को पूछा जा रहा है कि भारत की पहली विद्युत रेल डेक्कन क्वीन किनके बीच चलाई गई थी। पहली जो विद्युत रेल थी भारत के वो डेक्कन क्वीन है, इसे याद रख लीजिएगा। आपको डेक्कन क्वीन जो है भारत की पहले विद्युत रेल है और ये जो है मुंबई से पुणे के बीच चलाया गया था, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का राइट आंसर रहेगा मुंबई से पुणे। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ प्रश्न संख्या 47 और इस प्रश्न में आप लोग को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं संपत्ति कर जो एक प्रत्यक्ष कर है, बिक्री कर अप्रत्यक्ष है, उत्पाद कर भी अप्रत्यक्ष है, मनोरंजन कर भी अप्रत्यक्ष है, लेकिन संपत्ति कर ही एक ऐसा कर है जो कि प्रत्यक्ष होता है। आप लोग जीएसटी को भी याद रख सकते हैं, जीएसटी भी एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी का स्थापना किसने किया था। तो अभिनव भारत के नाम से, और इसे आप लोग याद रखिएगा मित्र मेला के मतलब संपर्क में पूछा जाती है, मित्र मेला इसी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बीडी सावरकर जो है वो दो भाई थे दो भाई मिलकर मित्र मेला का आयोजन किया था, लेकिन यहाँ पर बीडी सावरकर का ही नाम है। तो आप लोग एक ही याद रखिएगा बीडी सावरकर। बीडी सावरकर का जो फुल नाम है वो है विनायक दामोदर सावरकर और इसका भाई जो था वो विनायक गणेश था। दोनों भाई मिलकर मित्र मेला 1899 ईस्वी में आयोजन किया था। मित्र मेला का आयोजन 1899 ईस्वी में किया था और ये दोनों भाई ने मिलकर किया था। कौन कौन, बीडी सावरकर और एक भाई है इसका गणेश सावरकर, गणेश सावरकर, विनायक सावरकर और गणेश सावरकर,
इसी दोनों ने जो है मित्र मेला का आयोजन किया था 1899 ईस्वी में। और अभिनव भारत के नाम से जो गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किया था, ये बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने प्रश्न संख्या 49, और इस प्रश्न में आप लोग पूछा जा रहा है कि सती प्रथा का कब समाप्त किया गया था। तो सती प्रथा जो है वो समाप्त किया गया था 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न अपने प्रश्न संख्या 50, और इस प्रश्न में आप लोग को पूछा जा रहा है कि बिहार के कौन सा जिला नायलॉन उद्योग से के लिए प्रसिद्ध है। तो नायलॉन उद्योग के लिए जो जिला प्रसिद्ध है वो है मुंगेर। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर देगा। तो यहाँ पर आप लोग को जीके का जो 50 क्वेश्चन कवर कर दिया, 50% जीके का और करंट अफेयर इसी में था। जो भी करंट अफेयर था और जीके था 50% था, उसको हम लोग यहाँ पर कवर कर चुके हैं। अब बचा है 25 साइंस का क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है ये वीडियो थोड़ा बड़ा ना हो जाए, 30 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, इसलिए मैं चाहूँगा कि ये जो 25 क्वेश्चन साइंस का बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड मतलब बनाकर वो डाल दूंगा। फिलहाल के लिए यहीं पर वीडियो को एंड करता हूँ। यदि आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप लोग इसी प्रकार का मतलब वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर हमको बताइएगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।